प्रिय छात्रों नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने जीवोम के सेकंड पार्ट को देखा था और उसमें हमने आपको कुछ बायोमों के बारे में जानकारी दी थी, जैसे सवाना बायोम, मरुस्थलीय बायोम, टुंड्रा बायोम, घास भूमि बायोम, सागरीय बायोम। हाँ, इसके बाद कुछ बायोमों की हमने आपको कुछ अलग से विशेषताओं के बारे में भी जानकारी दी थी, जैसे उष्णकटिबंधीय बायोम या सवाना बायोम की विशेषताओं के बारे में बताया था, मरुस्थलीय बायोम की विशेषताओं के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करते हैं भूमध्य सागरीय बायोम की विशेषताओं के बारे में। भूमध्य सागरीय बायोम की विशेषताएं। ठीक है, भूमध्य सागरीय बायोम की क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले बात तो ये है कि इस प्रदेश का जो समुद्री तट है वो ठंडी जलधाराओं से प्रभावित रहता है और सबसे बड़ी विशेषता इस बायोम की ये होती है कि यहाँ पर गर्मी तथा जाड़े में मानसूनी या स्थानीय पवनें भी चलती हैं। स्थानीय पवनें चलती हैं। ठीक है, अगली बात है कि यहाँ जो गर्मियों का औसत तापमान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। गर्मियों का औसत तापमान 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाए कि सर्दियों का तापमान कितना रहता है औसत, तो सर्दियों का 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दियों का औसत तापमान 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, अब अगर वार्षिक तापांतर पूछा जाए तो वार्षिक तापांतर यहाँ का जो है, वार्षिक तापांतर लगभग यानी कि वर्ष भर का जो ताप का अंतर है वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक, और यहाँ जो वर्षा है वो जाड़े के दिनों में होती है और वार्षिक वर्षा जो है यहाँ की वो 40 से 80 सेंटीमीटर होती है और चक्रवर्ती प्रकार की वर्षा यहाँ पर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्षा जाड़े के दिनों में ठीक है कितनी है, 40 से 80 सेंटीमीटर है। किस प्रकार की है? तो चक्रवाती प्रकार की वर्षा है। ये ध्यान रखेंगे यहाँ का कि वर्षा जाड़े के दिनों में होती है और कितनी होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर है वार्षिक औसत वर्षा, और किस प्रकार की है, चक्रवाती प्रकार की है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पौधे हैं वो बहुत छोटे कद के पाए जाते हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पर जैसे जौ है, गेहूं है, मकई है, जौ है, गेहूं है, मकई है, इस प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे पौधे कैसे हैं, छोटे कद के हैं
ठीक है। और आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पर जो है जौ, गेहूँ, मकई, ये सारे पौधे यहाँ पर बहुत अधिक तादाद में उगाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम फलों की बात करें तो यहाँ पर फलों के रूप में आपके अंगूर है, अंजीर है, नारंगी है, नींबू है, सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, खुबानी है। इस प्रकार के फलों का उत्पादन भूमध्य सागरीय बायोम में किया जाता है। बात करते हैं अगले बायोम की विशेषताओं की। घास बायोम की विशेषताएं। अगर हम घास बायोम की विशेषताओं की बात करें तो घास बायोम का जो क्षेत्र का विकास है वो काला सागर से लेकर से लेकर 3000 किलोमीटर और आगे बढ़ जाएंगे किधर, पूर्व तक है। ठीक है। और अब जैसा कि नाम है घास बायोम, तो यहाँ की प्रमुख वनस्पति घास है। क्या है यहाँ की प्रमुख वनस्पति? घास है। अब जब घास है तो पालतू जानवर के रूप में यहाँ गाय, बकरी, भेड़ और घोड़े पाले जाते हैं। पालतू जानवरों के रूप में भेड़, बकरी, घोड़े आदि पाले जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ का जो मनुष्य था, घास बायोम का जो मनुष्य था, वो बहुत समय पहले से पशुओं का पालन सीख गया था और बहुत पहले से कर रहा था। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आज जो है ऑन प्रेजेंट टाइम में संसार की सबसे अधिक भेड़ें घास बायोम में उपस्थित हैं। ठीक है। संसार की जो सबसे अधिक भेड़ें हैं वो घास बायोम में उपस्थित हैं। अगला बायोम देखते हैं, टैगा बायोम की विशेषताएं। क्या है टैगा बायोम की विशेषताएं? तो सबसे पहले बात तो ये कि टैगा बायोम जो है ये उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। कहाँ मिलता है? उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश के बीच में? 45 से 70 डिग्री, 45 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलता है। दूसरी बात ये जो है उत्तरी अमेरिका में अलास्का से कनाडा, उत्तरी अमेरिका में कहाँ से कहाँ तक? अलास्का से कनाडा, ठीक है, और टुंड्रा प्रदेश में दक्षिण तक फैला है तथा टुंड्रा प्रदेश में
दक्षिण तक फैला है। ठीक। अब अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात की जाए तो जनवरी का तापमान जो है -50 डिग्री सेंटीग्रेड और जो जुलाई का तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है। तापमान की अगर बात करें तो जनवरी में यानी सर्दियों के दिनों में -50 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई यानी कि गर्मियों में 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है। अब अगर औसत तापमान की बात की जाए तो जाड़े का औसत तापमान, जाड़े का औसत तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा गर्मियों का औसत तापमान भाई अगर सर्दियों में पूछा जाए तो 0 से कम, ठीक है, और गर्मियों में जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। औसत की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ जो वर्षा है वो दोनों प्रकार की है, वहानक भी है और चक्रवाती भी है। ठीक है। यहाँ जो वर्षा है वो वाहनिक एवं चक्रवाती दोनों प्रकार की है। और जो वार्षिक वर्षा है वो 25 से 50 सेंटीमीटर तक है। ठीक है। अगर औसत वार्षिक वर्षा पूछी जाए तो 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। अब यहाँ जब टेम्परेचर -15 तक जाता है तो यहाँ पर शीत वन पाए जाते हैं, और शीत वन पाए जाने के साथ साथ यहाँ पर चीड़, लार्ज और सिदार के वृक्ष पाए जाते हैं। किस किस के? चीड़, लार्ज और सिदार। ठीक है। इनके वृक्ष जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके जैसे वीवर है, गिलहरी है, चूहे हैं, लोमड़ी हैं, इस प्रकार की जीव जो हैं पाए जाते हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, टैगा बायोम के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा? यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो है आपके शिकार करना, मछली पकड़ना, शिकार करना, मछली पकड़ना, ठीक है, और आपके लकड़ी काटना। ये यहाँ के जो है मुख्य व्यवसाय हैं। और इन व्यवसायों के कारण जो यहाँ का वातावरण है या यहाँ का जो प्रदेश है वो आबाद कम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ का अभी भी मुख्य व्यवसाय शिकार करना, मछली पकड़ना और लकड़ी काटना है, इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो कुछ प्रमुख लकड़ियाँ पाई जाती हैं जो अधिकतर प्रश्नों के रूप में हमसे पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, उनकी बात करते हैं। तो हिमालय प्रदेश की सबसे पहले कुछ लकड़ियाँ देखते हैं जो बहुत प्रमुख हैं।
हिमालय प्रदेश की प्रमुख लकड़ियाँ या कहें प्रमुख पौधे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक आता है परीक्षाओं में, बड़े ध्यान से देखेंगे इसको। सबसे पहले बात करते हैं नीला पाइन की। नीला पाइन, ठीक है, नीला पाइन की अगर हम बात करें तो इसके जो वृक्ष हैं वो 1800 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक और अधिकतर हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके वृक्ष, ठीक है, 1800 से 3600 मीटर ऊंचाई तक अधिकतर हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं। मतलब अधिक संख्या जो है हिमालयों में है इनकी। अब इसका उपयोग क्या है नीला पाइन का? तो साज सामान यानी कि सजावट का सामान, ठीक है, आपके बढ़िया बिजूरा, ठीक है, आपके तारपीन का तेल, आदि के काम में आता है। जिसमें ये प्रमुख है। विजोरा किससे प्राप्त होता है? नीला पाइन से। ठीक है, बात करते हैं अगले पौधे की, अगली लकड़ी की जो हिमालय प्रदेश में उपस्थित है, श्वेत सनोवर। श्वेत सनोवर, ठीक है, नुकीली पत्ती वाले वृक्ष हैं। कैसे होते हैं इसके वृक्ष? नुकीली पत्ती वाले। ठीक है, नुकीली पत्ती वाले वृक्ष हैं। 2200 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक प्राप्त होते हैं। 2200 से कितना? 3000 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, कहां से कहां तक? पश्चिमी हिमालय से, या कहें पश्चिमी हिमालय में कहां से कहां तक? कश्मीर से झेलम तक। कश्मीर से झेलम तक तथा पूर्वी हिमालय में अगर इनका विस्तार देखा जाए तो चित्राल से नेपाल तक पाया जाता है। कहां से? चित्राल से नेपाल तक। ठीक है, ये फैले हुए हैं। अब इनका उपयोग क्या है श्वेत सनोवर का? तो इनका उपयोग किस किस में किया जाता है? आपके हल्की पेटियां, पैकिंग वाली हल्की पेटियां, पेंटिंग, तख्ती, ठीक है, और आपके दिया सलाई,
तथा कागज की लुगदी बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, अगला वृक्ष देखते हैं यहां, जो हिमालय प्रदेश में उपस्थित है, देवदार। ठीक है, देवदार। देखो इसका जो वृक्ष है देवदार का, वो लगभग 80 मीटर ऊंचा, 80 मीटर तो ऊंचा होगा, तथा लगभग 6 से 10 मीटर मोटा होता है। 6 से 10 मीटर मोटा होता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये हिमाचल के चंबा जिले में गढ़वाल और पश्चिम हिमालय प्रदेश की पहाड़ियों में पाया जाता है। कहाँ पे? हिमाचल में। कहाँ से कहाँ तक? चंबा जिले से, चंबा जिले में आपके गढ़वाल में पाए जाते हैं, तथा हिमालय प्रदेश की पहाड़ियों में भी उपस्थित हैं। हिमालय प्रदेश की पहाड़ियों में उपस्थित हैं। इनका काम क्या होता है देवदार का, वृक्षों का? इसकी लकड़ी जो है इमारती लकड़ी है, यानी कि घरेलू फर्नीचर इत्यादि बनाने के काम में आती है। ठीक है, इसकी लकड़ी इमारती है। इमारती का मतलब घरेलू फर्नीचर बनाने के काम में आती है। अब कुछ वृक्ष देखते हैं जो मानसूनी वनों में पाए जाते हैं, जो बहुत अधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं मानसूनी वनों की लकड़ियाँ। मानसूनी वनों की लकड़ियाँ। ठीक है, देखते क्या क्या है लकड़ियाँ मानसूनी वनों की। तो सबसे पहले मानसूनी वन की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है चंदन का, सैंडल, चंदन। देखो इसका जो वृक्ष है वो मुख्य रूप से दक्षिणी भारत, साउथ इंडिया में कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पे? दक्षिण भारत में कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी जो लकड़ी है वो ठोस होती है, रंग जो है पीला और भूरा होता है, और इस पौधे की या इस लकड़ी की सबसे बड़ी खासियत, इसमें तेल की सुगंध पाई जाती है। क्या? तेल की सुगंध पाई जाती है। ठीक है, तेल की सुगंध पाई जाती है। और इसका जो उपयोग है वो अपने भारत में औषधि के रूप में, इसका उपयोग औषधि के रूप में तथा आध्यात्मिक रूप से किया जाता है।
आध्यात्मिक रूप यानी कि पूजा पाठ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला वृक्ष आता है जो मानसूनी वनों में उपस्थित है, आपका सागौन। सागौन देखो, सागौन जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और उड़ीसा में उपस्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह महाराष्ट्र, ठीक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, और आपके उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, इसकी भी लकड़ी जो है बहुत ही दृढ़, सुंदर, मजबूत और टिकाऊ होती है। इस कारण, ध्यान देना, इसमें बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। इस कारण रेलगाड़ी के डिब्बे, रेलगाड़ी के डिब्बे, फर्नीचर, हैं, सुंदर है, मजबूत है, टिकाऊ है, तो रेलगाड़ी के डिब्बे, फर्नीचर और दरवाजे आदि बनाए जाते हैं। दरवाजे आदि बनाए जाते हैं। और इन वनों का या इन वृक्षों का जो भारत में क्षेत्रफल है, इन वृक्षों का भारत में क्षेत्रफल लगभग आपके 57,216 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इतना ये फैला हुआ है सागौन। पाया भी अच्छी मात्रा में जाता है, मजबूत है, इसकी लकड़ी बहुत सुंदर है। इस कारण इसके जो है रेल के डिब्बों को बनाने में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो प्रश्न आता है कि रेल के डिब्बे किस लकड़ी के बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे जो हैं आपके सागौन की लकड़ी के बनाए जाते हैं। अगला वृक्ष देखते हैं साल। साल की बात करते हैं तो इसके जो वन हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी से लेकर आसाम में नवगांव तक फैले हुए हैं। ठीक है, इनके वन कहाँ से कहाँ तक? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ठीक है, घाटी से लेकर असम के, हाँ, आसाम में चले गए, हिमाचल प्रदेश से लेके नवगांव तक फैले हुए हैं। ठीक है, अगली बात करें अगर इन प्रदेश, इसके अलावा जो है ये हिमाचल से लेके असम तक फैले हैं। इसके अलावा ये उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में फैले हुए हैं। इनका भी उपयोग जो है रेल के डिब्बे बनाने में, ठीक है, रेल के डिब्बे बनाने में, लकड़ी की पेटियां बनाने में,
तथा घरेलू फर्नीचर बनाने के काम में आता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाता है कि रेल के डिब्बे किस पौधे से या किस लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो दो नाम हमें याद रखने हैं, सौल और सागौन। ठीक है। तो अगला वृक्ष देखते हैं आपका सुंदरी। सुंदरी, ठीक है। इनके जो वृक्ष हैं वो गंगा के डेल्टा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पर? गंगा के डेल्टा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, लकड़ी इसकी जो है कठोर और सुंदर लकड़ी है। इसका उपयोग जो है नाव, बोट, मेज, कुर्सी, खंबे, आदि बनाने के काम में आता है। प्रश्न आता है कि नाव बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो नाव को बनाने में सुंदरी की लकड़ी का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। अगला वृक्ष आता है आपका आबनूस। आबनूस, ठीक है। इसकी लकड़ी जो है, बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे, इसकी लकड़ी काले रंग की दृढ़ व मजबूत, दृढ़ व सुंदर होती है, लेकिन होती काले रंग की। इस पे विशेष ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है काले रंग की लकड़ी किसकी होती, तो आबनूस की। ये मिलते कहाँ हैं? पश्चिमी घाट के वनों में, पश्चिमी घाट के वनों में तथा आसाम में पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरी बात, इनका भी उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि हमारे जो भारत सरकार है, उस भारत सरकार ने जो वन मंत्रालय बना रखा है, उस वन नीति के अंतर्गत कौन कौन से विकास कार्य किए, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और यहाँ से प्रश्न भी बहुत अच्छे आते हैं। तो बात करेंगे सरकार की वन नीति के अंतर्गत, सरकार की वन नीति के अंतर्गत है, वन नीति के अंतर्गत विकास कार्य कौन कौन से इसने विकास किए, सरकार ने क्या क्या वनों के लिए किया। तो सबसे पहला कार्य किया वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना। कौन? वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना।
ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब स्थापित किया गया और कहाँ स्थापित किया गया, बहुत प्रश्न आता है। तो देहरादून वर्तमान उत्तराखंड, ठीक है, देहरादून में 1906 में स्थापित किया गया इसको। क्यों स्थापित किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो जितनी भी वनों से प्राप्त वस्तुएं हैं उनके संबंध में अनुसंधान करना और वनों के संबंध में शिक्षा देना, ये इसकी जो है प्राथमिकता थी। इस अनुसंधान की क्या उद्देश्य था? वनों से प्राप्त जितने भी वस्तुएं हैं, वनों से प्राप्त वस्तुओं पर अनुसंधान करना, खोज यानी कि, तथा दूसरा उद्देश्य था वनों के संबंध में शिक्षा देना, वनों के संबंध में शिक्षा देना। ठीक है। तीसरी बात कि इस संस्थान के 4 जो है क्षेत्रीय आपके कार्यालय हैं या क्षेत्रीय केंद्र हैं, कहाँ कहाँ हैं पूछे जाते हैं। एक तो बेंगलोर में है या बेंगलुरु का है, ठीक है, बेंगलोर में है। दूसरा कोयम्बटूर में है। तीसरा आपके वुर्नीहट में है, तथा चौथा जो इसका केंद्र है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ उपस्थित है? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में उपस्थित है। ठीक है। दूसरे विकास कार्य की बात करते हैं। वन महोत्सव, वन महोत्सव, ठीक है। वन महोत्सव क्या है? खेती के लिए के.एम. मुंशी ने कृषि के लिए के.एम. मुंशी ने 1950 में, ठीक है, के.एम. मुंशी ने 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ, अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है। और इसी आंदोलन को आगे हम लोग वन महोत्सव के नाम से जाना गया, या हम कह सकते हैं जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया। तो वन महोत्सव को प्रारंभ किसने किया? के.एम. मुंशी ने। किस नाम से किया था? अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन के नाम से, लेकिन इसी का बाद में नाम पड़ा वन महोत्सव। और वन महोत्सव जो है प्रतिवर्ष पूरे देश में 1 से 7 जुलाई तक, या हम ये कह सकते हैं जुलाई का फर्स्ट वीक, 1 से 7 जुलाई तक जो है वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे देश में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव
कार्यक्रम मनाया जाता है। ठीक है। तीसरा जो है विकास कार्यक्रम आता है आपका केंद्रीय वन आयोग की स्थापना। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना। ठीक है। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना केंद्र सरकार ने 1965 में, केंद्र सरकार ने 1965 में इसकी स्थापना की। ठीक है। अब स्थापना की तो इसका जो अध्यक्ष होता है, आयोग है तो आयोग का अध्यक्ष होगा, तो इसका अध्यक्ष जो है कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होता है। यानी कि आपका पदेन पद होता है कौन सा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, वो इसका अध्यक्ष होता है मुख्य रूप से। ठीक है। और इसका जो काम है वन आयोग का, इसका काम है आंकड़े और सूचना एकत्रित करना, वनों से संबंधित जो आंकड़े हैं और जो सूचनाएं हैं उनको एकत्रित करना। अगला विकास कार्य इसका जो आता है गवर्नमेंट का, वो है भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन। भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन। ठीक है। क्या है भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन? तो देखो वनों में क्या क्या उपलब्ध है, वनों में क्या क्या उपलब्ध है इसकी जानकारी प्राप्त करना। ठीक है। इसका पता लगाना, और इसकी जो स्थापना है वो 1977 में इस संगठन को स्थापित किया गया था। मतलब हम कह सकते हैं कि 1977 में उपस्थित किया गया या स्थापित किया गया। इस संगठन का कार्य क्या है? तो इस संगठन का कार्य है कि वनों में क्या क्या उपलब्ध है इसका पता करना। वनों में क्या क्या उपलब्ध है इसका पता लगाना। ठीक है। अगला इसका जो विकास है वो है आपके काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। काष्ठ कला, काष्ठ माने लकड़ी, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। ठीक है। काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। ठीक है। इसका काम क्या था? तो ये जो है राज्य सरकारों के जो अधिकारी हैं या अन्य कर्मचारी हैं उनको लकड़ी काटना उसका प्रशिक्षण दिया जाता था, और लकड़ी काटने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसकी जो स्थापना है वो भी 1965 में हुई। ठीक है।
और कहाँ? देहरादून में। कहाँ उपस्थित है ये? देहरादून उत्तराखंड में ये उपस्थित है, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, अगले विकास कार्य की बात करते हैं। वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, केंद्रीय सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1980 में इस अधिनियम को पारित किया था। कब? 1980 में केंद्रीय सरकार ने 1980 में इस अधिनियम को पारित किया। ठीक है, कब? 1980 में। क्या था इसका उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य था कि किसी भी वन भूमि को सरकार की बिना अनुमति के उसको कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो हम कह सकते हैं इसके अनुसार किसी भी वन भूमि को बिना सरकार की अनुमति के कृषि भूमि में नहीं बदल सकते हैं। मतलब जो वन भूमि है, अगर उनकी सरकार अनुमति नहीं देती है तो हम उनको कृषि भूमि में नहीं बदल सकते हैं, यानी कि वृक्षों को नहीं काट सकते हैं। तो इस जो अधिनियम है उसका नाम था वन संरक्षण अधिनियम और 1980 में इसको पारित किया गया। अगली बात करते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है IIFM। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसका निर्माण जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जो राजधानी है उसमें कराया 1982 में। ठीक है, केंद्र सरकार ने भोपाल मध्य प्रदेश में 1982 में स्थापित कराया। ठीक है, और ये जो आपका संस्थान है ये एशिया का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है तो भोपाल में, या राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में। कब स्थापित हुआ? 1982 में। या आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा संस्थान तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, या वन से संबंधित संसार का सबसे बड़ा संस्थान तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में। अगली बात करते हैं राज्य वन विकास निगमों की स्थापना। किसकी? राज्य वन निगमों की स्थापना। ये निगम क्यों बनाए गए? राज्य वन विकास निगमों, ठीक है, विकास निगमों की स्थापना क्यों की गई? तो राज्यों के द्वारा जो वन हैं उनके ठेके उठाए जाते थे उनकी कटाई वगैरह के लिए। ठीक है, इसके लिए इन निगमों की स्थापना की गई।
और लगभग 19 राज्यों ने इन निगमों की स्थापना कर चुके हैं और ये उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इस तरह की इस निगमों की स्थापना करेंगे जिससे वन विकास का जो है कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे।